शनिवार के दिन आईपीएल का दूसरा मैच हुआ, जो कि ऐसी दो टीमों के बीच में हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब, जिनसे इस आईपीएल में मुझे दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब का तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पंजाब की टीम उन्होंने अच्छी से सिलेक्ट नहीं की है, क्योंकि उसमें कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं जो कि आपकी टीम को जिता दे। हालांकि इस तरह की टीमों के साथ ऐसा होता है, जब टीम में कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं होता है तो या तो वो एकदम ही टॉप कर देती है, और या फिर ऐसा होता है वो बिल्कुल ही बॉटम में चली जाती है। तो पंजाब की इस टीम से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि सैम करन को उन्होंने 18 करोड़ 50 लाख रुपए देके खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत स्टार प्लेयर हो जाता है। ये पंजाब की गलती है। टॉस जीत के केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने फील्डिंग करने का निश्चय किया, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि दिन का मैच है और दिन के मैच में कोई बहुत ज्यादा फर्क पहले बैटिंग करने और बाद में बैटिंग करने में पता चलता नहीं है। तो इस वजह से बेटर यही रहता है कि पहले फील्डिंग कर ली जाए, जिससे कि आपको टारगेट मालूम रहता है। प्रभसिमरन सिंह ने बहुत अच्छी विस्फोटक शुरुआत दी, और वो अनफॉर्चुनेट रहे कि वो टीम सऊदी की बॉल पे आउट हो गए। और टीम सऊदी का इस आईपीएल में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद ये आईपीएल टीम सऊदी का आखिरी आईपीएल हो। उनमें वो धार बची नहीं है, ना तो उनमें स्पीड है, और 127 की स्पीड के ऊपर अगर कोई ओपनिंग बॉलर बॉलिंग करेगा तो उसका वही हाल होगा जैसा भुवनेश्वर कुमार का होता है। तो टीम सऊदी और भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों मुझे लगता है कि ये आईपीएल इस बार इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, और अगली बार ये टीम में जगह भी नहीं बना पाएंगे। अभी हालांकि भुवनेश्वर कुमार को तो हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, लेकिन टीम सऊदी जैसे कि उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए, 2 विकेट भले ही उन्होंने ले लिए। अब ऐसा तो होता है कि अगर बैट्समैन उसको पीटने जाएंगे तो उसको विकेट मिलेंगे भी, और मोहाली का ग्राउंड कोई इतना छोटा भी नहीं है जहां पे कि आसानी से छक्के मारे जा सके। हालांकि छक्के बहुत पड़े उस मैच में। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद राजपक्षा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। राजपक्षा ने तो बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की, और वो जितने बल्कि लगते हैं उसके हिसाब से उनका फीट मूवमेंट और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात उनमें दिमाग बहुत है। तो उन्होंने सुनील नारायण की जो ठुकाई की वो तो बहुत ही मजेदार था, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले का बहुत ज्यादा अच्छा फायदा उठाया और काफी अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे, और 30 बॉलों में 50 रन बना दिए। तो मोमेंटम को वो कैरी करते रहे। और इधर शिखर धवन का मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे तो पूरे 20 ओवर खेलना है, जो कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है क्योंकि शिखर धवन सीनियर बैट्समैन है, और ऐसा भी नहीं वो बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं खेल रहे थे। उन्होंने भी 29 बॉल पे 40 बनाए अल्टीमेटली सुनील नारायण की बॉल पे आउट होने के पहले। कुल मिला के बैटिंग पंजाब ने अच्छी ही की, और सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो ये सब्स्टिट्यूशन का जो एक रूल आया है, इसकी वजह से ये फायदा हुआ है कि बैटिंग अब आपको थोड़ा सा फ्री करते हुए बैट्समैन दिखेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि बैटिंग के टाइम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इनके पास रहेगा। तो इसी वजह से जितेंद्र शर्मा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। उनका तो एक ही तरह का गेम है। फिर उसके बाद शाहरुख खान और सैम करन और सिकंदर रजा, सभी लोग काफी फ्रीली खेल रहे थे। और सिकंदर रजा से हालांकि मुझे थोड़ी और उम्मीद थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूं कि मुझे सैम करन से ज्यादा उम्मीद नहीं है इस आईपीएल में, लेकिन सिकंदर रजा से है। इन लोगों ने अच्छा खासा स्कोर बना दिया। 191 काफी अच्छा स्कोर था। मतलब इसको आप बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। ये फाइटिंग टोटल था, जो कि एंड में प्रूव भी हुआ। और केकेआर की जब बैटिंग शुरू हुई तो केकेआर को तो अर्शदीप ने शुरू में ही उनकी कमर तोड़ के रख दी, और वो जो 2 विकेट उन्होंने शुरू में ले लिए, तो उसके बाद तो केकेआर में कुछ बचता नहीं है। हालांकि वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल ने काफी कुछ फाइट करने की कोशिश की, और ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो कि ये किसी भी स्कोर को पार कर सकते हैं। लेकिन मेरी शिकायत केकेआर से हमेशा ये रही है कि ये लोग आंद्रे रसेल को बहुत पीछे भेजते हैं बैटिंग करने, जबकि वो बैट्समैन ऐसा है कि उसको ज्यादा ओवर इनको देने चाहिए। कम से कम इनको ये प्लान करना चाहिए कि उसको 10 ओवर मिले। 10 ओवर अगर वो बैटिंग करेगा, क्योंकि उसको हमेशा, आपने भी देखा होगा हिस्टोरिकली आईपीएल में, आंद्रे रसेल जब भी बैटिंग करने आता है तो उसको 6 ओवर में 90 रन बनाने होते हैं, या कभी 4 ओवर में 70 रन बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप किसी अपने प्लेयर को टैक्स क्यों करते हैं? उसके बजाय उसको थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि केकेआर का रिजल्ट आईपीएल में वैसा नहीं है जैसा कि और बेटर हो सकता था।
को ऊपर भेजना चाहिए। और मैं तो इसमें ये कहूंगा कि ये केकेआर के जो कोच हैं चंद्रकांत पंडित, इनकी काफी बड़ी गलती है। एक तो सबसे पहले ये इन्होंने जो टीम सिलेक्शन किया है, अब इनको ये मालूम होना चाहिए था कि श्रेयस अय्यर जो है उसकी फिटनेस का हमेशा डाउट रहता है। वो पिछले 2 साल से कब इन आउट होता ही रहता है। तो आपने कैसी टीम सिलेक्ट की? आपको ये नहीं मालूम था कि आपका कप्तान ही बाहर हो सकता है? अब कप्तान बाहर होने के बाद देखिए, नीतीश राणा इज नॉट अ कैप्टेंसी मटेरियल, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बैट्समैन अच्छा हो सकता है, हालांकि वो भी इतना कोई विस्फोटक बल्लेबाज या ऐसा कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है जिसने कि कोई 600-700 रन बना दिए हो किसी आईपीएल में। वो बीच बीच में कभी बना देता है 70-80 रन, लेकिन कप्तानी अलग चीज होती है। और कप्तानी के लिए इनको एक सेकंड कोई बैट्समैन या कोई बॉलर तो नहीं, बैट्समैन ही इनको कोई सिलेक्ट करके रखना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने बड़ी गलती की है। देखिए, अब चंद्रकांत पंडित को भी आटे दाल का भाव पता चलने वाला है। एमपी और बिहार की रणजी टीम की कोचिंग करना अलग चीज होती है, जहां पे ये अपनी दादागिरी करते रहते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एमपी की टीम में जो इन्होंने किया है वो इनका काम करने का तरीका क्या था। इनका काम करने का तरीका काफी ऑटोक्रेटिक तरीका है। और इन्होंने, अब बहुत सारे एमपी के लोग मुझसे बहस कर सकते हैं कि नहीं, इन्होंने एमपी का परफॉर्मेंस तो अच्छा कर दिया है। परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया है, देखिए परफॉर्मेंस एक चीज होती है, लेकिन टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कोच के लिए। और जब आप किसी कोच को इंपोर्ट करके लाते हैं, तो इंपोर्ट करने से मेरा मतलब यह है कि अब ये बॉम्बे के हैं चंद्रकांत पंडित, ये एमपी में आके एमपी का इनको कुछ बहुत ज्यादा भला करना नहीं था। एमपी को भले ही उन्होंने सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचा दिया रणजी टीम में और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, लेकिन आगे का क्या है? इन्होंने जो किया है एमपी के साथ, वो 20-22 प्लेयर्स को लेके और उसी के साथ, और फिर उनका ये तरीका कि मैं और किसी से बात करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ महाराष्ट्र से और एक और दूसरे जो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिसर हैं उनको रिपोर्ट करूंगा, बाकी कोई मुझसे बात मत करो, मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर उंगली मत उठाओ। तो ऐसे नहीं होता है। अभी मैं देखता हूं चंद्रकांत पंडित का एक्चुअली एमपी की टीम को पहुंचाने के बाद जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि केकेआर की इनको हेड कोचशिप मिल गई है। अब यहां केकेआर में इनको अच्छी खासी मुसीबत होने वाली है, जो कि कल इनके वो वहां डिसीजन से ही पता चल गया। जब आपको मालूम है 80 रन पे आपकी टीम के 5 विकेट हो गए और मालूम है कि बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है, तब आपने वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को ये क्यों नहीं कहा कि आपको किसी भी हालत में अपना विकेट नहीं खोना है? आप ये देखिए, जिस टाइम मैच बंद हुआ है 16वें ओवर में, उस टाइम 24 बॉलों में केकेआर को 46 रन चाहिए थे। और 46 रन जब चाहिए हैं, उसके पहले देखिए मैच वहां पे खत्म हो गया और डीएलएस में केकेआर 7 रन से मैच हार गई। तो देखिए, डीएलएस का जब रिजल्ट आता है उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ता है आपके पास कितने विकेट बाकी हैं। और उसके 2 ओवर पहले ही आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर दोनों आउट हो गए थे। तो जब आपको मालूम है कि बारिश होने वाली है, मौसम का प्रेडिक्शन आपको पता है, बारिश इतनी तेज हो सकती है, तो आपने वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे कि आपको आउट नहीं होना है किसी भी हालत में। और डीएलएस को कैलकुलेट करते हुए उस हिसाब से आपको अपने आप को उसके ऊपर रखना है। तो ये हेड कोच का ही काम है, ये प्लेयर का काम नहीं है। ये चंद्रकांत पंडित को अब समझ में आने वाला है कि एक हेड कोच को और भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सिवाय इसके कि टीम में कौन सिलेक्ट करूं और कौन ना करूं। तो मुझे तो अभी 100% ये पक्का मालूम है कि चंद्रकांत पंडित की हालत खराब होने वाली है केकेआर में। और इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? देखिए, चंद्रकांत पंडित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि मुझे लगे कि ये कोई बहुत अच्छे कोच हैं या बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अब अगर हम बात करें मार्की प्लेयर्स की, तो पंजाब किंग्स की तरफ से सैम करन। अब सैम करन के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि सैम करन को इस आईपीएल में तकलीफ होने वाली है और आंद्रे रसेल को, केकेआर को ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वेंकटेश अय्यर पता नहीं क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनसे बॉलिंग करवाना चाहिए इनको। अगर उनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ही यूज करना है तो देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के मैच इंटरेस्टिंग आखिरी में हो गया था, हालांकि बारिश ने मैच को स्पॉइल कर दिया, लेकिन उस टाइम तक जब सुनील नारायण और ये ठाकुर बैटिंग कर रहे थे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी कि ये टीम कुछ कर पाएगी। हालांकि ये डीएलएस एप्लीकेबल होने की वजह से कुछ कर सकते थे। फॉर्चुनेटली मैच नहीं हो पाया। हालांकि एक जो लाइट की वजह से जो मैच लेट शुरू हुआ है, जो 15 मिनट डिले हुआ है,
उसके लिए बहुत सीरियस एक्शंस लेने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वॉल्व होते हैं वहां इस तरह से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली एडवर्टाइजर्स का और स्पॉन्सर्स का काफी नुकसान होता है। ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है इन दोनों टीमों का। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।